नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग से अध्यक्षा, रीडर के पद से सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी पहुनाई, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कौन हो सकता है? दरवाजे की घंटी सुनकर हम दोनों चौंके। शोध छात्रों के लिए आरक्षित इस परिसर में वो हमारी पहली रात थी। आप? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ सौरभ की हैरानी भी चली आई। अब मुझे भी अपनी रजाई छोड़नी पड़ी। दरवाजे पर मंजू वशिष्ठ खड़ी थी, अपने रात के कपड़ों में, दिसंबर की उस सर्दी में कांपती ठिठुरती। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर। हम दोनों ने उसका स्वागत किया। अभी आधा घंटा पहले हम उसके फ्लैट से खाना खाकर लौटे थे। 7वीं और आखिरी इस मंजिल के 4 फ्लैटों में फ्लैट नंबर 701 उनका था, 702 हमारा, और बाकी 703 और 704 नंबर वाले अभी खाली थे। क्या मैं आपकी बैठक में सो सकती हूँ? उसने बैठक में बिछी सेटी की ओर ललचाई नज़रों से देखा। मदन आपको इधर सोने की अनुमति देगा ही नहीं। सौरभ ने अपनी अनिच्छा जतलाई। इन फ्लैटों में शयन कक्ष एक ही था। सच बताऊं, हमारी बैठक की बालकनी वाला दरवाज़ा उसने खोल रखा है और मुझे बोल रहा है, आओ इस बालकनी से नीचे कूद जाएं। मैं उससे बात करता हूँ, सौरभ ने कहा। तुम उसे नहीं जानते, मंजू ने कहा। जब वो शराब पी लेता है तो एकदम बावला हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। उस रात हमारे सामने ही मदन ने खूब पी थी और अकेले पी थी। सौरभ तो शराब छूता भी नहीं। ऐसा है? मैं मंजू के बगल में बैठ गई। हमें खाना भी मदन की ही वजह से 10:30 बजे ही मिल पाया था। मंजू और मदन को हम कम जानते थे, कारण सौरभ और मैं संस्थान के बायोकेमिस्ट्री विभाग से संबद्ध थे और वे दोनों माइक्रोबायोलॉजी से। बल्कि उन्हें हम एक दंपत्ति के रूप में अपने इस फ्लैट के अलॉटमेंट के बाद ही पहली बार मिले थे, और फिर मंजू का उल्लेख हमेशा मंजू वशिष्ठ के नाम ही से होता रहा था। अपने नाम के साथ उसने मदन कुलश्रेष्ठ का कुलश्रेष्ठ अभी जोड़ा नहीं था, और ये फ्लैट केवल विवाहित जोड़ों के लिए ही आरक्षित रखे गए थे। जब से उसके सिविल सर्विसेज का नतीजा आया है, वो अपनी असफलता संभाल नहीं पा रहा। रोज़ शराब पीता है और बोलता है हमें बालकनी से एक साथ नीचे कूद जाना चाहिए। जब मैं अपनी थीसिस और उसकी थीसिस के जल्दी ही ख़त्म हो जाने पर नौकरियां हासिल करने की संभावना का तर्क देती हूँ तो वो मुझे मार डालने को झपटता है। असल में रिसर्च उसके लिए मात्र एक नीची चौकी थी, जबकि उसे अपने लिए शासन की ऊंची कुर्सी की चाहत थी और सिविल सर्विसेज में उसके बैठने का यह आखिरी मौका था। आप अपने पिता से बात करो, उसके पिता से बात करो। सौरभ थोड़ा खींचा। मेरे पास पिता कहाँ है? स्कूल टीचर एक विधवा माँ है जो मेरी छोटी 3 बहनों के साथ चाचा लोगों की दया पर मेरे पिता के पुश्तैनी मकान में बमुश्किल समय काट रही है। और सच बताऊं, यहाँ से सदियों कोसों दूर छपरा में एक्को को नहीं मालूम मदन कौन है, या यह भी कि मैं विवाहिता हूँ। हमारा ये संस्थान महाराष्ट्र में है। तुम्हारी शादी कैसे हुई? मैं चौंक गई। कचहरी में। मंजू थोड़ा झेपी। मदन के भी परिवार के बिना? हाँ, जिन माता पिता का वो इकलौता बेटा है, उनमें उसने माँ का मुंह बरसों से नहीं देखा, क्योंकि उसके पिता ने उन्हें गांव में छोड़ रखा है, और पिता जो हैं उन्हें अपनी ही मौत से फुर्सत नहीं। मदन के लिए यहाँ के एक बैंक में उन्होंने ज़रूर एक अकाउंट खोल रखा है, जिसमें से वो हर एक महीने 25,000 रुपये तक निकाल सकता है। तुम उसे छोड़ दो, तलाक दे दो उसे। मुझे मंजू पर दया आई। वे पति पत्नी हैं, साथ रहें या अलग रहें ये उनका निजी मामला है। सौरभ ने मुझे रोक दिया। मदन कुलश्रेष्ठ को वो दूरी पर रखना चाहता था। मैं उसे छोड़ आई हूँ। मंजू ने मेरा हाथ थाम लिया। कल सुबह ही उस वर्किंग वीमेन हॉस्टल में लौट लूँगी जिसे मदन के आग्रह पर मैंने छोड़ा था। अब आज रात की ही बात है, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? क्यों नहीं, मैंने कहा। मैं इस सेटी पर तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। उसकी आशा पर पानी फेरना मेरे लिए असंभव था। हमारे पास तीसरी रजाई नहीं थी। कंबल जरूर 3 थे, जिनमें 2 हम अपनी रजाई के साथ ओढ़ रहे थे। अपनी रजाई वाले कंबल के साथ मैं अलग पड़ा तीसरा कंबल बैठक में ले आई और मंजू का बिस्तर लगाने लगी। सौरभ जब तक अपनी रजाई में लौट चुका था।
सिविल सर्विसेज का नतीजा आए तो काफ़ी दिन हो गए। इतने दिन तुमने कैसे काटे? सच बताऊं? हाँ, मैं अपने को बाथरूम में बंद कर लेती थी, लेकिन वो तो बहुत छोटा है। मेरी लंबाई से फिर भी कुछ बड़ा है। नहाने वाली तरफ अपना सिर रख लेती थी और टॉयलेट की तरफ अपने पैर। तभी सौरभ ने जोर से जम्हाई ली। तुम दोनों भी अब सो जाओ। ठीक है, मैंने मंजू के गाल थपथपाए। कल सूरज एक बेहतर दिन लाएगा। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। सुबह जब मैं 8 बजे जागी तो मंजू मुझे पहले से जगी हुई मिली। मदन अभी देर तक सोएगा। यदि तुम मुझे अपने किसी सलवार कमीज के साथ एक शॉल और नया टूथब्रश दे दो तो मैं तैयार होकर अभी निकल लूँगी। मेरे उस वर्किंग वीमेंस की वार्डन सुबह 9 और 10 बजे के बीच ही उपलब्ध रहती है। तुम मेरा एक पर्स भी ले लो और कुछ रुपए भी, साथ ही मेरा मोबाइल भी, ज़रूरत पड़ने पर काम आएंगे। थैंक यू। मंजू मुझसे लिपट गई। सौरभ और मैं संस्थान के अपने विभाग में काम कर रहे थे जब हमारे विभागाध्यक्ष ने लगभग 11:30 बजे मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलवा भेजा। 11 से 12 बजे तक संस्थान के डायरेक्टर सभी विभागाध्यक्षों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग रखा करते थे। कॉन्फ्रेंस रूम अभी मुझसे कुछ दूरी पर था कि मदन कुलश्रेष्ठ की चिल्लाहट मुझ तक चली आई। वो डायरेक्टर को अमेरिकन स्लैंग में भद्दी गालियाँ दे रहा था। पिछली रात भी अपने फ्लैट में अच्छी भली शिष्ट भाषा प्रयोग में लाने वाला मदन मदोन्मत्त होते ही भद्दे स्लैंग शब्द उच्चारने लगा था, मानो वो अपने पुराने पब्लिक स्कूल के अपने साथियों के साथ था। उसकी नज़र से स्वयं को बचाती हुई मैं कॉन्फ्रेंस रूम के दफ्तर जा पहुंची, जहां बाबू और चपरासी बैठते थे। मेरे विभागाध्यक्ष मुझे वहीं मिले। तुम्हारी मंजिल वाला मदन कुलश्रेष्ठ खासा उपद्रवी है। अभी हम लोगों की मीटिंग में जबरन घुस आया। नशे में धुत डॉक्टर साहब से मंजू का पता पूछने लगा, उन्हें धमकाने लगा। उसके पिता सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें सलाखों के पीछे फेंक देंगे। रुकिए सर, मंजू को मैं अभी फ़ोन करती हूँ। वो कहता है अपना मोबाइल वो जानबूझकर अपने फ्लैट में छोड़ गई है। कल रात से ही वो गायब है। वो गायब नहीं है सर, रात उसने हमारे फ्लैट में बिताई थी और अब भी वो मेरे मोबाइल पर उपलब्ध है। मैं अभी आपकी उससे बात करवाती हूँ। नंबर मिलते ही मेरे विभागाध्यक्ष उस पर चिल्लाए, मदन कुलश्रेष्ठ को यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम से तत्काल हटा लो, वरना तुम्हें भी आज उसके साथ संस्थान छोड़ना पड़ेगा। वो यहीं संस्थान में ही है सर, मैंने कहा, बस अभी इधर पहुँच रही है। मैं अभी अंदर आकर खबर करता हूँ। मंजू हमारे सामने हाजिर हो रही है। मेरे विभागाध्यक्ष कॉन्फ्रेंस रूम में लौट लिए। मदन को मंजू के मिलने की खबर के साथ उसे बाहर भेजने। लिपिक के मोबाइल से मंजू को मैंने दोबारा फ़ोन किया, पूरा खुलासा देने के लिए। ये चिट्ठी तुमने लिखी? मंजू के आते मदन उसकी ओर लपक लिया। तुमने? हाँ, मैंने लिखी। मंजू का हाल बेहाल था। इसे फाड़ दो। मदन का स्वर रुआंसा हो चला। मंजू ने पर्ची उसके हाथ से ले ली। इसे तभी फाड़ूंगी जब तुम डायरेक्टर से माफ़ी मांगोगे। तुम्हारी पैरवी के साथ। मदन का स्वर संतुलित हो चला। ठीक है। चपरासी के हाथ जब अंदर सूचना भेजी गई कि मंजू वशिष्ठ पहुंच चुकी है तो डायरेक्टर ने जवाब भेजा, वो उसे अपने कमरे में मिलेंगे इस मीटिंग के बाद। मंजू ने मदन के साथ मुझे भी ले लिया। मदन ने इस समय शराब नहीं पी रखी। अवसर मिलते ही मंजू मेरे कान में फुसफुसाई। वो केवल नाटक कर रहा था, डायरेक्टर के साथ मेरी साख तोड़ने के वास्ते, मुझे बर्बाद करने के इरादे से। उसके नाटक में फिर तुम क्यों शामिल हो रही हो? मैं उसका मुंह ताकने लगी। अपने भविष्य की खातिर। वो किंचित मुस्काई। डायरेक्टर ने मेरी थीसिस आगे ना किया तो पिछले पूरे 3 साल की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। डायरेक्टर के अपने कमरे में प्रवेश करते ही हम तीनों उनके पीछे हो लिए। सर प्लीज़ मदन को माफ़ कर दीजिए। अपने अभिवादन के साथ मंजू ने बात शुरू की। मुझे बहुत अफसोस है सर। मदन ने अपने सर को संतुलित फिर बिगाड़ लिया, नौबती अपनी शराबीपन की शुष्कार और शिथिलन की शुमारी के साथ। तुम्हें तो मुझसे ज़रूर दंड देना है। डायरेक्टर ने अपने दांत पीसे। तुम्हें मेरा संस्थान छोड़ना होगा। एक उद्दंड शराबी यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारे विभागाध्यक्ष को तुमसे ढेरों शिकायतें हैं। सर, क्या मैं इस दीवाल घड़ी के 60 सेकंड ले सकती हूँ? मंजू ने नाटकीयता से पूछा। कहो। मदन ने यह सब मेरे प्रेम में किया, उसी प्रेम के रहते सर। इसने मुझे बिना किसी दहेज की शादी की थी।
ये पर्ची देखिए जो मैं कल रात छोड़ कर आई थी। इसी के दबाव में इसने अपनी पीएचडी दांव पर लगा दी है। आपके सामने इसलिए उधम मचाया ताकि अपनी छिपने की जगह से मैं बाहर आ जाऊं। इस पर्ची में क्या लिखा है? डायरेक्टर ने मंजू को अवमानित करते हुए उस पर्ची को अपने हाथ में नहीं लिया। मैंने लिखा था सर, मैं उसको छोड़ रही हूँ और अब उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। यस सर, मैंने जोड़ा। अपराधिनी मैं भी हूँ। मंजू को मैंने ही सलाह दी थी कि वो मदन को छोड़ दे। मुझे लगा उनके नाटक में मेरी उपस्थिति जरूरी हो गई थी। मदन बहुत घबरा गया था सर, मंजू ने कहा। वो मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन अपनी हताशा उसे मेरी मीटिंग में नहीं लानी चाहिए थी। डायरेक्टर कुपित बने रहे। ये उसकी आखिरी भूल थी सर, मंजू ने आग्रह किया। उसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं तुम्हारे काम की बहुत कद्र करता हूँ मंजू। डायरेक्टर थोड़े नर्म पड़ गए। थैंक यू सर। मंजू उनके सम्मान में झुक ली। आप बहुत दयालु हैं सर, बहुत उदार। अपने संस्थान में तुम्हारा भविष्य मैं शुरू से एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखता रहा हूँ। डायरेक्टर पिघल गए। मैं भी। मंजू रो पड़ी। थैंक यू सर। डायरेक्टर को उस असुविधाजनक स्थिति से उबारने के लिए मैंने समापक मुद्रा ग्रहण कर ली। यस सर, थैंक यू सर, मदन फुसफुसाया। थैंक्स अगेन सर। मंजू ने अपने को प्रकृतस्थ कर लिया और हम तीनों डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकल आए। अकस्मात मेरी नज़र मदन के चेहरे पर पड़ी। वो मलिन था। ये पर्ची अब मैं फाड़ रही हूँ। मंजू ने वो कागज़ मदन के सामने लहराया। सूट योर सेल्फ, अर्थात तुम्हारी मर्जी। उस पर्ची में मदन की रुचि समाप्त हो गई मालूम देती थी। अपने विभाग जा रही हो? मंजू ने मुझसे विदा लेनी चाहिए। हाँ, मैं जान रही थी नाटक के अगले अंक के लिए उसे मदन के साथ एकांत चाहिए था। अपना मोबाइल ले लो, फिर मिलेंगे, मैंने कहा और सुबह उसे उधार दिया गया अपना मोबाइल अपने हाथ में संभाल लिया। आज ही रात को, मंजू मुस्कुरा दी। पिछली ही रात खाना खाते समय सौरभ और मैं मंजू और मदन को निमंत्रण दे चुके थे। अगले दिन वे दोनों हमारी इस रसोई में बने पहले डिनर का उत्सव मनाने आएंगे। दोपहर में हम चारों ही उधर संस्थान में व्यस्त रहा करते। भूख लगती भी तो उसे भुलावा देने के लिए यथासंभव वहीं कैंटीन के नाश्ते के अंतर्गत कभी कुछ हल्का तो कभी कुछ गरिष्ठ चुन लिया करते और हमारे पेट बहल जाया करते। रात में हम 7:30 पर मिले। सौरभ और मैं निश्चय कर चुके थे 9 बजे तक हम मदन और मंजू को एक साथ हम उनके फ्लैट में नहीं भेज पाए तो बहाना बनाकर हम स्वयं सरक लेंगे। ट्रे में उनके आने के कुछ ही पल बाद में 4 जगह टमाटर का सूप लेकर पहुंची ही थी कि मदन उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आया। लौटा तो उसके हाथ में रम की बोतल थी, नई। अगर तुमने आज पी तो कल तुम्हें फिर वैसी ही पर्ची पढ़ने को मिलेगी, मंजू ने चेतावनी दी। मिल जाए कोई परवाह नहीं। मदन ने बोतल खोली और एक गिलास में उड़ेलनी शुरू कर दी। अद्धा है अद्धा। अब इस पर भी हल्ला करोगी तो बैठी करती रहो, और इस बार अपनी पर्ची मैं फाड़ूंगी नहीं। मंजू और गंभीर हो गई। मत फाड़ना। मदन ने पीना आरंभ किया। तुम खाना लगाओ। सौरभ ने मेरी ओर देखा। फिर 9 बजे हमें वहाँ पहुँचना होगा। कहाँ? मदन हंसा। मेरे एक अंकल हैं, वो आज यहाँ दिल्ली से आए हुए हैं। कल सुबह लौट भी रहे हैं, हमें उनसे मिलना है। हाँ हाँ, दिल्ली ही से तो आए हैं, फिर आ जाएंगे, या फिर तुम ही उन्हें कभी दिल्ली जाकर मिल लेना। मदन ने अपना गिलास फिर से भर लिया। तुम दोनों के परिवार वहीं तो हैं। कल वो दिल्ली छोड़ रहे हैं, रात 3 बजे की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं, सौरभ ने कहा। मैकगफिन? मदन ने फिर हंसी छोड़ी। नहीं समझे? एल्फ्रेड हिचकॉक ने अपने एक साक्षात्कार में एक पुराना जोक सुनाया था। 2 आदमी रेलगाड़ी में सवार थे। उनमें से एक दूसरे से पूछता है, तुम्हारे सिर के ऊपर वाले रैक में वो कैसा संदूक रखा है? इस पर दूसरा कहता है, वो एक मैकगफिन है। पहला पूछता है, मैकगफिन क्या होता है? दूसरा जवाब देता है, मैकगफिन एक यंत्र है जो एडिरोनडेक्स में शेरों को पिंजरे में कैद करने में इस्तेमाल होता है। मदन ठहाका लगाकर अपना तीसरा गिलास बनाने लगा। अब तुम बूझो सौरभ, पहले ने इसके उत्तर में क्या कहा होगा? मैं नहीं बूझ सकता, सौरभ ने अनुत्सुक स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग इस समय अपने अंकल में उलझा हुआ है। 9:30 बजे तक वो सो जाते हैं। तुम बूझो। मदन ने गिलास अपने मुंह की ओर बढ़ाया और मेरी ओर देखा।
वो कैसे बूझेगी? मंजू चिल्लाई। उसका दिमाग अपनी बिरयानी में उलझा हुआ है। प्रेशर कुकर में वो ज़्यादा देर तक रहेगी तो एकदम खराब हो जाएगी। यू आर ए डेड एस, अर्थात तुम मूर्खा हो। मदन ने ही छोड़ी। नहीं जानती, मेहमानदारी में खाना ही सब कुछ नहीं होता। मेहमान की दिलजोई उसकी पेट पूजा से ऊपर रखी जाती है। कैसे जानोगी? छोटे शहर की हो, छोटे घर की हो। अब हम पड़ोसी हैं। सौरभ ने मदन का कंधा घेर लिया। मेहमानदारी के हमें अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन आज हम ज़रूर माफ़ी चाहते हैं। खाना अब हमें खा ही लेना होगा। मेरे अंकल उधर। पहले सूप तो पी ही लिया जाए। सौरभ के रूखेपन को मैंने ढक लेना चाहा। और वो जोक जोक तो मैं ज़रूर ही सुनाऊंगा। मदन हंसा। क्योंकि तुम डेड एस हो। मंजू ने उसे फिर लताड़ा। यू डेड डक, अर्थात तुम मरने जा रही हो। यू आर डेड, तुम मर चुकी हो। मदन जोर से चिल्लाया। हम सूप पी रहे हैं, सौरभ ने मुझसे कहा। तुम खाना लगाओ। मैं सूप अभी नहीं पीऊँगा, मदन ने कहा। मैं अपना सूप मदन के साथ पीऊँगी, मैंने कहा। और खाना भी मदन का मैकगाफिन वाला जोक सुनने के बाद लगाऊंगी। पहुनाई के अंतर्गत मदन को वियुक्त रखना अनुचित था, आपत्तिजनक था। कहाँ तक सुना चुका था? मदन ने अपना चौथा गिलास बनाया। सौरभ और मंजू अपनी चुप्पी बनाए रहे, अपने अपने सूप के बाउल की आड़ में। जहाँ मैकगाफिन की बात हो रही थी, मैंने कहा। हाँ, तो जब पहला रेल सवार कहता है मैकगाफिन वो यंत्र है जो एडिरोंडेक्स के शेरों को पिंजरे में डालने के काम आता है, तो दूसरा कहता है मगर एडिरोंडेक्स में तो शेर है नहीं, जिस पर पहला बोलता है। फिर उस संदूक में भी मैकगाफिन नहीं। अब पूछो मैकगाफिन की बात मैंने क्यों चलाई? मैं नहीं जानती, तुम बताओ। मैं जबरन मुस्कुराई। मंजू मेरी पत्नी नहीं है, मैकगफिन है। तुम नशे में हो, मंजू चिल्ला पड़ी। ड्रंक टैंक, इसलिए अंड शंड बक रहे हो। यू थिंक आई हैव अ लोड ऑन, अर्थात तुम सोचते हो मैं मदोन्मत्त हूँ। मदन ने अपना खाली हाथ सौरभ के कंधे पर जा टिकाया। माय लैड, अर्थात मेरे प्यारे। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। सौरभ ने अपना कंधा मदन के हाथ से छुड़ा लिया। सिर्फ जानता हूँ तुम मंजू को नाराज कर रहे हो और ये उचित नहीं है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त। मदन ने एक जोरदार ठहाका छोड़ा। आवर मैरिज इज़ ए मैकगफिन, हमारी शादी कभी हुई ही नहीं है। सच तो ये है, जिन दिनों ये फ्लैट अलॉट हो रहे थे, मंजू अपने वर्किंग वीमेन का खर्चा नहीं उठा पा रही थी और मैं अपने पिता का घर छोड़ने का हीला ढूंढ रहा था। ऐसे में हम दोनों ने ये मैकगफिन तैयार कर लिया। सोचता हूँ कल सुबह डायरेक्टर साहब को भी उनकी चहेती की असलियत बता ही दूँ। मंजू एकाएक उठी। उसने बैठक का दरवाज़ा जा खोला, जिसके बाहर वो छोटी बालकनी बनी थी, और बिना कोई चेतावनी दिए वो बालकनी से नीचे कूद गई। मैं चीख पड़ी। सौरभ बालकनी की ओर लपका। मदन के हाथ से उसका गिलास छूट गया और रोने लगा, एक बच्चे की मानिंद। मंजू की माँ जब छपरा से बुलाई गई तो उनके स्थान पर मंजू के बड़े चाचा ही आए। सहज स्वभाव मंजू का सामान बांध लिए। मदन के पिता ने अपनी पुलिसिया वर्दी में उन्हें अपने अंक में भरा और मंजू की अस्थियां उनके हवाले कर दी। डायरेक्टर ने भी मंजू की मृत्यु को एक आकस्मिक दुर्घटना की भांति सहज ही स्वीकार कर लिया और फ्लैट नंबर 701 की चाबी संस्थान के केयर टेकर के हाथ में सौंप दी। मदन का सामान तो उसी रात उसके साथ फ्लैट छोड़ चुका था, उस पुलिस जीप में जो उसके पिता ने उसे लिवाने के लिए भेजी थी। तदनंतर मदन ने हमारा संस्थान भी छोड़ दिया, किंतु हमें नहीं। कारण मंजू की छलांग के बाद उसे दिया गया हमारा वचन और हमारे द्वारा उस वचन की रक्षा। उस रात मंजू का अनुसरण करने को मदन ने भी बालकनी से नीचे कूद जाने की चेष्टा की थी और वहाँ खड़े सौरभ ने उसे रोक दिया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे जीने में अब रखा क्या है? उसका प्रलाप प्रचंड हो लिया था। मुझे रोको नहीं। क्यों नहीं? सौरभ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। डायरेक्टर और पुलिस की पूछताछ के दौरान तुम पति पत्नी सब उगल दोगे। मंजू की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी शराब है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। फिर क्या बोलोगे? जो तुम कहोगे। तुम दोनों वचन देते हो, कभी हिचकोगे नहीं? हाँ, वचन देते हैं, कभी हिचकेंगे नहीं। और मंजू की आत्महत्या मात्र एक दुर्घटना मानकर भुला दी गई। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी
पहुनाई। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।